बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी एचडी के साथ। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिसका बैक वक्त ताल्लुक सियासत से भी है और बिजनेस कम्युनिटी से भी है और एक सोशल वर्कर भी है। और नौजवान शख्सियत है। नौजवान से मुराद है कि बिल्कुल नौजवान तो नहीं, लेकिन उनमें जो जज्बे हैं वो नौजवानों से भी ज़्यादा हैं। तो मैं आज की शख्सियत से आपका तारुफ कराता चलूँ कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब इरफान मेमन साहब। इरफान मेमन साहब सियासी तौर पर ताल्लुक जो है वो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है। आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग APML, जो साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी रिटायरमेंट के बाद सियासत में आने के लिए बनाई, एक सियासी प्लेटफॉर्म बनाया। और आपने गालिबन सियासत जो है वो APML से ही शुरू की है, लेकिन एक बिजनेसमैन के तौर पे भी आपका एक दायरे के कराची के अंदर अपना एक मकाम है और एक मेमन कम्युनिटी की भी एक मारूफ शख्सियत है। और मेमन कम्युनिटी की मारूफ शख्सियत के नाते आपका सोशल वर्क जो है, जिस तरह मेमन कम्युनिटी के जो मुख्तलिफ इदारे हैं और जो जिस तरह मेमन कम्युनिटी के लोग और तंजीमें न सिर्फ कराची में, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में पूरा एक मेमन वर्ल्ड मेमन फोरम का एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। और वो बड़े फलाई कामों के लिए कम अज़ कम मेमन कम्युनिटी जो है एक अपनी मिसाल आप है, एक अपनी शोहरत रखती है। तो इरफान मेमन साहब, सबसे पहले तो आपको थिंक टीवी एचडी में खुशामदीद। और मेरा पहला आपसे सवाल दायरे के सियासी तौर पर ही होगा कि आपने, यानी वैसे तो आपकी उम्र उस वक्त भी इतनी थी कि आप वोटर भी थे और सियासत में आप भरपूर हिस्सा भी ले सकते थे। और कराची में दायरे के उस वक्त जो एक बड़ी जमात के तौर पे जमात थी या मकबूल जमात थी, वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट थी। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी भी दायरे एक पुरानी जमात, जमात इस्लामी भी, फिर मुस्लिम लीग नून भी, और फिर गालिबन PTI का वजूद भी जो है वो अमल में आ चुका था। लेकिन आपने ये जो इन सारी जो सियासी जमातें थी, इन सियासी जमातों को छोड़ के एक जनरल की जमात जो एक आमिर भी कहलाते थे। तो इरफान मेमन साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो सियासी जमातें यहाँ स्टैंड कर रही थी और जो जाहिर है कि कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, फिर बल्दियाती इलेक्शन, लेकिन अब सारी जमातों को छोड़ के एक ऐसी जमात का इंतखाब किया जो एक जनरल ने बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज आपने इस मुश्किल हालात में जब पाकिस्तान गुजर रहा है, उस हालात में आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँ। आपका सवाल तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त और वक्त की जो इस वक्त पोजीशन है उस हवाले से आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि जनरल मुशर्रफ साहब ही क्यों। मगर मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जनरल मुशर्रफ साहब ही वो वाहिद शख्सियत हैं इस मुल्क के अंदर जो मैं समझता हूँ कि बीइंग अ बिजनेसमैन, आपने जो मेरा अभी इंट्रो दिया, एज अ बिजनेसमैन, सबसे पहले तो प्रियोरिटी बिजनेसमैन है। मैं एक फैमिली बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और सबसे पहले बिजनेस को ही लुक आफ्टर करता हूँ। और मैंने जनरल मुशर्रफ साहब का जब दौर आया तो 99 टू 2008 मैंने इस मुल्क के अंदर तरक्की देखी। इस मुल्क के अंदर बहुत मुश्किल हालात थे जब वो इस मुल्क के अंदर, जब उन्होंने इस मुल्क की बागडोर संभाली। और मुझे याद पड़ता है कि इस मुल्क के अंदर 2 महीने की सैलरीज नहीं थी और एम्बार्गोज लगे हुए थे, क्योंकि मेरा ताल्लुक टेक्सटाइल सेक्टर से भी रहा और बहुत लंबे अरसे तक रहा और उस वक्त मैं टेक्सटाइल से रिलेटेड था। तो पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर एक वाहिद वो सेक्टर है जो कि पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करता है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारियाँ ख़त्म, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और हमने उस दौर के अंदर बड़ा ही पैसा बनाया, हमें बहुत एक खुला मैदान मिला काम करने के लिए। दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो एक इमेज थी वो उस दौर के अंदर बेहतर हुई। तो जब जनरल मुशर्रफ साहब वापस इस मुल्क के अंदर जब उस वक्त गए और ये कह के गए कि इस मुल्क का खुदा ही हाफिज है, तो भाई जाहिर बात है कि हम जैसे बिजनेसमैन लोग इस बात के ऊपर थोड़े से जरूर सोच रहे थे कि आइंदा आने वाली जो हुकूमत थी वो आजमाई हुई थी, वो एक स्टेटस को था जो कि एक तसलसल था, बारियों की बारियां थी,
और वो मुल्क के अंदर जो है वो खातिर ख्वाह कोई किरदार अदा ना कर सके बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से। और वो दौर गोल्डन दौर था जो जनरल मुशर्रफ साहब का एक दौर था, एक इनकलाबी दौर था। तो जब उन्होंने ये इरादा किया कि वो पार्टी की बुनियाद डालना चाहते, तो मैं तो एक बिजनेसमैन था, मगर सियासी तौर पे मैंने सोचा कि क्यों ना कि हमने इस दौर के अंदर इतना पैसा हमने अपनी टेक्सटाइल में कमाया, दूसरी बहुत सारे एनवायरनमेंट से पैसा कमाने के लिए मैं वो दौर आइडियल था पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए। तो मैं ये समझता था कि हम जैसे लोग जनरल मुशर्रफ साहब के हाथ को मजबूत करके एक बार फिर उनको इक़्तिदार में लाएं और स्टेटस को के अगेंस्ट एक थर्ड फोर्स बनाने में हम कामयाब हों। और मैंने आज भी मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैं उनका हिस्सा हूँ और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, उनके तजर्बों से, उनके उन तमाम तर फैसलों से जो इस मुल्क की बुरे हालात के अंदर उनको निकालने के लिए उन्होंने डिसीजन लिए। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज उनका हिस्सा हूँ। उनकी तबीयत आज आपको भी पता है कि वो नासाज है, अल्लाह उनकी तबीयत जल्द बेहतर करे। मगर जो एक विजन था सबसे पहले पाकिस्तान, आज तक किसी पाकिस्तान की सियासी पार्टी का नारा सबसे पहले पाकिस्तान नहीं है। और उन्होंने सिर्फ नारा नहीं लगाया साबिर भाई, आप एक सीनियर और बहुत ही वेल नोन सहाफ़ी हैं जिनको मुझे क्या आपको सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होगा, यू नोज बेटर कि वो दौर क्या था। तो मैं समझता हूँ कि जनरल मुशर्रफ साहब का दौर एक इनकलाबी दौर था और जनरल मुशर्रफ साहब ने एक मारूसी सियासत का ना सिर्फ इख्तिताम किया, जनरल मुशर्रफ साहब ने इस मुल्क को लोन फ्री फाइनेंशियली स्टेबल पाकिस्तान बनाया और इस मुल्क को हर बुरे, देखिए ना 9/11 भी इसी का हिस्सा था, मगर उस 9/11 में जहाँ हमें कहा जाता था कि पत्थरों के मुल्क में आपको डाल दिया तो मैं आपको यहाँ रुकूंगा, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ अगर एक कामयाब हुक्मरान अगर थे तो वो बहैसियत जनरल आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और वो दायरे के उसके बाद उन्होंने सदर का अहदा भी अपने लिए वो कर लिया, तो वो इसलिए वो उन्होंने एक बहुत अच्छे काम या जो भी वो कर सकते थे, लेकिन ज़ाहिर है वो मुंतखब नहीं थे। जी 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 बिल्कुल। तो आप आज आपको ये एहसास नहीं होता कि आपने एक ऐसे, अच्छा सियासत में जब वो आए रिटायरमेंट के बाद, कोशिश तो सभी करते हैं, लेकिन जाहिर है कि जनरल मुशर्रफ साहब भी कामयाब उस वक्त थे जब तक उनके पास ताकत थी। जी जी। लेकिन जब वो ताकत नहीं रही तो वो सियासत में आए, तो वो सियासत में उनको वो समझ रहे थे कि शायद उनको बहुत ज़्यादा कबूलियत होगी, लेकिन कबूलियत नहीं हो सकी। तो आज आपको नहीं लगता कि आपने शायद गलत फैसला किया कि एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जिसका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं था? साबिर भाई, आपने जो सवाल किया एक बार फिर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जो सियासत में लाने वाले थे, अगर वो खुद सियासत करना शुरू की, हमें अगर वो चाहते थे कि सियासत के तोहफे में प्लेट में रख के दिया गया, वो तो जहाज में थे, जहाज में से नवाज शरीफ की उस गलतियों की वजह से उन्हें वो मौका मिला, वरना वो तो खून ही करना चाहते थे। मगर आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमतें हैं वो खुद आ जाती हैं, या इंतखाब ये जो आप समझते हैं कि ये सारे मुंतखब लोग हैं? इलेक्शन तो होते हैं ना मुल्क के अंदर, इलेक्शन होते हैं, क्या आप थोड़ी समझते बहुत हैं? मैनिपुलेट या वो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है वो होती है, लेकिन तो आप इलेक्शन तो मुझे होते हैं, मुंतखब होकर आते हैं लोग। तो आप ये समझते हैं कि ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में 2008 के अलावा पाकिस्तान में कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ हो जो हुकूमत खुद हार गई? जनरल मुशर्रफ साहब का दौर वो वाहिद दौर था 2008 में जो हुकूमत खुद हार गई। और ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं या आपके साबका हुक्मरान थे, या तहरीक इंसाफ को भी कहूँगा, क्या बाजवा साहब की कॉन्स्पिरेसियाँ और तमाम तर इदारों की जो कॉन्स्पिरेसी और जो उनके साथ मोहब्बत और प्यार और जब इमरान खान को लाने का और इस मईशत को बेहतर करने के जो बड़े बड़े चैलेंजेस थे, वो उसके पीछे भी तो कॉन्स्पिरेसी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये बात जनरल मुशर्रफ साहब के हवाले से, देखिए हमें इस मुल्क की बेहतरी चाहिए। इस मुल्क को लोन फ्री फाइनेंशियली स्टेबल पाकिस्तान किसने बनाया? क्या जनरल मुशर्रफ साहब ने जाते वक्त इस मुल्क को लोन फ्री फाइनेंशियली स्टेबल पाकिस्तान बनाया? तो मैं समझता हूँ कि मुझे इस बात पर बड़ा फख्र है कि मैं उसका हिस्सा हूँ। और मैं नहीं समझता, देखिए आवर लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। सूरत हाल ये है ना, आज ना तो जनरल परवेज मुशर्रफ इस काबिल हैं, वो जाहिर है कि जिस तरह वो बिस्तर पर वो हैं, वो आप किसी को से बात भी नहीं कर सकते, किसी को शायद आपको पहचानते भी नहीं है या जो, तो एक तरह से वो तो सियासत का तो आप भूल ही जाएंगे वो सियासत में, बल्कि अल्लाह उनको सेहत दे, अगर वो जितनी भी उनकी ज़िंदगी है वो रहे। लेकिन देखिए सियासी तौर पर तो उनका, मैंने यही कहा कि कोई फ्यूचर ना उस वक्त था ना अब है, तो अब APML की तो कोई पोजीशन नहीं,
देखिए मैं आपको जब बताऊं परवेज कि मुशर्रफ की तो कोई पोजीशन नहीं है नहीं, सियासी जनरल तौर मुशर्रफ पे, साहब की तो तबीयत अब उस पोजीशन में ना वो हैं। तो अब एपीएमएल और कहाँ है? एपीएमएल तो देखिए जनरल मुशर्रफ साहब ने जब एपीएमएल का वजूद जब बुनियाद डाली गई उस वक्त से ही लेके आज तक एपीएमएल को कभी भी उसके पांव पे खड़ा नहीं होने दिया गया। हमारे खिलाफ पॉलिटिसाइज केस किए गए, हमें रोकने की भरपूर कोशिश की गई, हमें एक छोटे से एहतजाज तक को नहीं करने दिया जाता था। मैं खुद जेलें काट के आया हुआ आदमी हूँ, अरेस्ट हुआ हूँ और बड़ी जस्तजू हमने की इस पार्टी के लिए। जनरल परवेज मुशर्रफ तो रिटायर होने के बाद भी बड़े दायरे के ताकतवर शख्सियत थे और उनके लोगों को या उनको तो कोई पकड़ने की जरूरत भी नहीं कर सकते। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, हम उन्हीं के दौर के अंदर अरेस्ट हुए और उन्हीं के दौर के अंदर देखिए वो उनके दौर में नहीं, नहीं उस पर नहीं, ये जब वो थे यहाँ पे और वहाँ पे जब इन्होंने रिटायरमेंट के बाद 2-3 साल तो वो ऐसे ही आते अच्छा, रहे। एपीएमएल की पोजीशन क्या है जरा ये बताओ। एपीएमएल की पोजीशन इस वक्त बिल्कुल, क्योंकि हमारा लोगो तक सस्पेंड कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने ये लोगो तक सस्पेंड रखा हुआ है और मैं उसमें इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद हूँ, मगर उसकी जो पोजीशन पार्टी की जनरल मुशर्रफ साहब आपने देखा पार्टी के अंदर बैरिस्टर सैफ से लेके फवाद चौधरी, अतीका ओलू, अहमद अहमद रजा कसूरी साहब, बहुत बड़े 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 नाम थे इस पार्टी के अंदर जो पार्टी की बुनियाद। मियाँ अजहर साहब थे, आपके जतोई साहब थे, बहुत सारे बड़े बड़े नाम थे, चौधरी शहबाज साहब थे, निसार मेमन साहब थे, बहुत सारे नाम मैं अभी भी गिनवा सकता तो हूँ सारे जो खत्म वक्त के हो गए। साथ साथ वक्त के साथ अब साथ ये तो सारे लोग सारे अपॉर्चुनिस्ट लोग थे। अब फवाद चौधरी साहब तो परवेज मुशर्रफ साहब के बाद वो पीएस पार्टी में चले गए थे और वजीर आजम के वहाँ मुशीर बन गए थे और अब वो इमरान खान के सबसे ज्यादा जो है वो कहना चाहिए कि वो करीब है उनके। जी जी बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को, मगर वो अपॉर्चुनिस्ट थे ना, वो सारे अपॉर्चुनिस्ट थे। आज आप देखें कि जो काम वो यहाँ पे करके गए वही काम उन्होंने पीपल्स पार्टी में किया और वही काम वो तहरीक इंसाफ में भी कर रहे हैं। यानी कि एपीएमएल अब सियासी तौर पर एपीएमएल जमात है या नहीं? एपीएमएल एक लेगेसी रह गई है और वो है फिक्र मुशर्रफ। लेगेसी के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग जो जनरल साहब की लेगेसी और उनकी जाहिर बात है कि किए हुए काम के उनको पसंद किया, उनके साथ देना चाहते हैं। आज वो लोग मौजूद है पूरे पाकिस्तान और दुनिया में, एपीएमएल का वजूद मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ उनको एक इकट्ठा करने की जरूरत है, एक ऐसी लीडरशिप की आप जरूरत है। एपीएमएल के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं जी आपके अलावा और कौन होगा? देखिए हमारे अलावा यहाँ पे पार्टी में ब्रिगेडियर हारिस हारिस नवाज साहब हमारे वो भी अब नहीं रहे। नहीं है, मगर वो आज भी इस पार्टी का हिस्सा जरूर नहीं है, मगर इस ऐसे पार्टी बहुत- का जो सदर है जनरल सेक्रेटरी है और बाकी देखिए जनरल लोग- सेक्रेटरी हमारे महरीन मलिक थी जो आज काफ लीग का हिस्सा है, इससे पहले डॉक्टर अमजद थे जो आज तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, इससे पहले फवाद चौधरी थे वो भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, बैरिस्टर से वो भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, अहमद कहाँ है ये? एपीएमएल अहमद नहीं है। नहीं बिल्कुल आप दावेदार नहीं। नहीं बिल्कुल आप देख लें ये और बात आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन में उसका लोगो लोगों जो है सस्पेंड किया गया है हमारा, किया तो वहाँ नहीं पार्टी करनी। आपकी नहीं है। जी जी पार्टी इलेक्शन कमीशन में। नहीं, इलेक्शन कमीशन में हम हैं, हम मैं खुद उसको केस को पूरा प्रोसीव कर रहा हूँ और तो जब आपका लोगो सस्पेंड है तो आप लोगों इलेक्शन तो नहीं सस्पेंड कर होने सकते। की वजह से और सिर्फ कुछ पार्टी के वो नाहिल और नालायक और वो अपॉर्चुनिस्ट लोग थे जो इस पार्टी पे कब्जा करना चाहते थे, जनरल मुशर्रफ साहब की लेगेसी का गलत इस्तेमाल करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने वो काम किए जो इलेक्शन कमीशन के सामने आए। तो आज परवेज मुशर्रफ साहब क्या इस काबिल भी नहीं है कि वो कोई पार्टी के लिए कोई गो है दे सके कि भाई पार्टी अब चलेगी नहीं चलेगी, पार्टी का कौन सदर है कौन जनरल सेक्रेटरी है, उनके इल्म में कुछ है ये सारी जी चीजें? बिल्कुल आपकी या बात बिल्कुल खत्म? बिल्कुल जी आपकी बिल्कुल बात सही है कि यही मायूसी और यही चीजें जो हैं वो पार्टी के अंदर मौजूद है कि जनरल मुशर्रफ साहब इस वक्त इस पोजीशन में है ही नहीं। लास्ट 2 साल से 2 साल गुजर चुके हैं, हमें जनरल मुशर्रफ साहब ने कोई भी किस्म की हमारी इंटरेक्शंस नहीं हुई, हमारी कोई भी किस्म की कोई पार्टी पॉलिसी पे बहस नहीं हुई, क्योंकि अब फैमिली ऊपर आ गई। फैमिली ने ये कर दिया कि अब वो जाहिर बात है सबसे पहले उनकी सेहत है और उनकी सेहत ही ऐसी जवाब दे गई है कि वो सेहत के अंदर इस तरीके से इस वक्त वो उस जंग के अंदर मुकाबला कर रहे हैं कि वो सियासत तो बहुत दूर की बात है, वो इस वक्त इस पोजीशन में है ही नहीं कि वो सियासी या समाजी या कोई भी किस्म की एक्टिविटी में अपना कोई पार्ट डाल सके। अच्छा, अब हम कराची की सियासत पर आ जाते हैं क्योंकि देखिए एपीएमएल तो आप कह रहे हैं कि जी बिल्कुल मैं ये क्या कहूँगा आप कि क्या आप- कह रहे हैं बल्कि जाहिर है जी कि जी एक सच्चाई है वो हकीकत नहीं है उसका वजूद या जो भी है। अब आप अगर सियासी तौर पे अपने आप को किस तरह जिंदा रखेंगे? एपीएमएल तो अब नहीं है, तो सियासत में कैसे जिंदा रखेंगे अपने आप को? किसी कौन सी सियासी पार्टी ऐसी है नहीं, इस वक्त मुझे जिसको आप ज्वाइन करेंगे या कहीं से आपको पेशकश है
जैसे मेरे पास बहुत सारी ऑफर्स हैं, तहरीक इंसाफ से भी हैं, पीपल्स पार्टी से भी हैं, मुस्लिम लीग काफ से भी हैं, और एमक्यूएम स्पेशली मैं कहूँगा कि एमक्यूएम की तो पूरी राब्ता कमेटी और तमाम पार्टी के तो सीनियर एमक्यूएम तो कौन सी एमक्यूएम? ये मैं देखिए जो बहादुराबाद है, यही सबसे बड़ा आपने बात जो कही, एमक्यूएम वो तो खुद एमक्यूएम लंदन, वो तो खुद अब वो क्या कहते हैं कि वो आखिरी सांसें ले रही है। ये भी मक्का फाते अमल नहीं था कि जो देखिए ना अपॉर्चुनिटी उठानी चाहिए, मगर इस मुल्क के लिए जिसने इतना कुछ किया, आपको एक मेन स्ट्रीम तक सियासत करने का मौका दिया, वो जनरल मुशर्रफ साहब ने दिया। अगर एमपीएम जनरल मुशर्रफ साहब के साथ उस वक्त देती जब 24 मार्च 2013 को वो आ रहे थे, पाकिस्तान आए, तो उस वक्त अगर जनरल मुशर्रफ साहब के साथ एमपीएम को खड़ा रहना चाहिए था। एमपीएम उस वक्त खड़ी नहीं रही, और इसके बाद फिर जाहिर बात है कि जो 21 सीटों से हम 6 सीटों पे आ गए। एक सियासी जमात थी, और जब अल्ताफ हुसैन से जब ये सवाल किया गया था कि भाई आप अपने आप को जमहूरी जमात कहते हैं, तो आपने एक आर्मी के आपकी जनरल के साथ आपने कैसे इत्तेहाद किया? तो उनका ये वाज़ेह जवाब था कि उन्होंने जनरल मुशर्रफ के साथ इत्तेहाद नहीं किया था, उन्होंने काफ लीग जो उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब की जमात थी, तो वो उनके साथ खड़े हुए थे। जी, मैं आपको इस पे थोड़ा सा आपको इस पे रोशनी डाल दूं कि 2002 में बल्दियाती इलेक्शन में नेमतुल्ला साहब थे हमारे यहाँ के मेयर, और एमक्यूएम ने बाइकआउट किया था। ये सारी चीज़ें इशरत इबाद साहब को यहाँ क्रेडिट जाता है कि जनरल मुशर्रफ साहब ने ये बात कही थी कि कोई भी किस्म का मिलिटेंट ग्रुप मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और आपको याद होगा कि उस टाइम पे एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और ये तमाम पार्टियां उनके मिलिटेंट ग्रुप थे, ठीक है ना, और जो काफी तौर पे एक्सपोज भी हो चुके थे। तो जनरल मुशर्रफ साहब को इशरत इबाद ने वो गारंटी दी कि आइंदा आने वाले दिनों में इन तमाम चीज़ों के साथ हम एहतियात करेंगे कि इस किस्म की चीज़ें हमें कंट्रोल करने में हम कंट्रोल करें। इसके बाद आपने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब आए और भरपूर तरीके से एमक्यूएम ने पार्टिसिपेट किया, और वही दौर था इनकलाबी दौर कि जिसके अंदर आपने देखा होगा कि एमक्यूएम ने भरपूर तरीके से एक बल्दियाती निज़ाम के साथ साथ इस कराची के अंदर पहली बार इतना बड़ा बजट दिया गया, और इस कराची को अंडर बाईपास मिले, इस कराची को बेहतरीन रोड्स मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, एक ऐसा बल्दियाती निज़ाम बनाया गया कि आपके घरों तक जो है वो मामला पूरे किए गए। तो मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि जमहूरियत, और स्पेशली अगर मैं कहूँगा कि आप बात करते हैं कि एक जमहूरी लीडर की, तो जनरल मुशर्रफ साहब वो वाहिद लीडर थे, चाहे आप उसे आमिर कहें, चाहे आप उसे फौजी कहें, मगर यही वो दौर था जो इनकलाबी दौर था जिसमें जमहूरियत के जो बड़े बड़े चैंपियन जो खड़े हो गए, नहीं जमहूरियत के चैंपियन सियासत में कामयाब हो नहीं सके ना। नहीं होने की बहुत सारी वजूहत है। उनको जब मौका मिला तो उन्होंने मेरा सवाल था कि आप कराची का जो सियासत है, अगर आप अपने आप को सियासी तौर पे सरगर्म रखना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी जमात आप समझते हैं कि जिसको आप ज्वाइन करेंगे? देखिए इस वक्त तो मैं कंफ्यूज हूँ, देखिए साबिर भाई इस वक्त मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस बात को समझने के लिए कि देखिए लीडर के हवाले से मैंने आज तक जनरल मुशर्रफ साहब के लिए एक वर्ड भी झूठ नहीं कहा, आज तक मुझे नहीं बोला। अब आप मुझे बताएं, आप खुद बताएं कि क्या एमपीएम जो कि 5 टुकड़ों में बटी हुई जमात है, तहरीक इंसाफ जो इस वक्त कंधों के ऊपर आके, और उसी कंधों के ऊपर आज उनके झगड़े चल रहे हैं, फसादात चल रहे हैं, क्या फ्यूचर होगा मुझे नहीं मालूम। मैं इमरान खान की क्रेडिबिलिटी को एक तरफ रखते हुए उनके सियासी जो भी फैसले थे मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। जो उन्होंने 3.5 साल और 8 महीने गुजारे, वो पुलिस चोर एक मैंडेट था जो चाहते थे कि बड़े लोगों पे हाथ डालना, ये उसी में रह गए। पाकिस्तान का बिजनेस कम्युनिटी आज मायूस है, आधा बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान छोड़ के जा चुका है, फैसलाबाद 60% बंद हो चुका है। पाकिस्तान की मईशत को जो इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि बिजनेस सियासी तौर पे आप तो मैं सियासी तौर पे मैंने कोई अभी फैसला नहीं किया। मुझे ऑफर्स हैं पीपल्स पार्टी से भी और तमाम सियासी पार्टियों से, तहरीक इंसाफ से, एमक्यूएम से भी, सब जगहों से, मगर मैं वक्त आने पे फैसला करूंगा कि क्या ये मुझे एज ए बिजनेसमैन शूट करता है कि मैं कोई सियासी पार्टी ज्वाइन कर सकता हूँ। ये फैसला मैंने अभी तक साल में नहीं किया, मगर फैसला करने से पहले आपसे जरूर मशवरा लूंगा। तो नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है इरफान मेमन साहब से। हम एक वक्फा लेते हैं, लेकिन वक्फे के साथ ये जो एपिसोड है, ये पहला एपिसोड है, और बाकिया जो गुफ्तगू है वो बड़े ज़बरदस्त जो सवालात उनसे